नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विवेकानंद विद्यालय सत्यम नगर अमराईवाड़ी से रसायन विज्ञान कक्षा 11 के प्रथम एकक रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में हम द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन से शुरुआत करेंगे। प्रस्तावना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो आपको ज्ञात होगा। यहाँ द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन के लिए अगर हम द्रव्यों के बारे में पता लगाएं तो उनके गुणधर्म भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ कुछ गुणधर्म उनकी मात्रा पर आधारित होने के कारण वह मात्रात्मक गुणधर्मों के रूप में फलीभूत होते हैं। यदि हम भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। याद रखिएगा, यहाँ भौतिक गुणधर्मों को ज्ञात करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ये गुणधर्म उस पदार्थ की भौतिक स्थितियों पर आधारित होते हैं, जैसे कि रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक। ये सभी पदार्थों के मूल भौतिक गुणधर्म हैं जो सरलता से अभिव्यक्त होते हैं। यदि रासायनिक गुणधर्मों की बात की जाए तो रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। जब तक रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक वह पदार्थ अपने मूलतः रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पर रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण में हम देखें तो पदार्थों की अम्लता यानी कि उनकी एसिडिकता, क्षारता यानी कि उनकी बेसिकता, दाह्यता इत्यादि रासायनिक गुणधर्मों के अनुरूप समझाए जाते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट जिसकी हमने आगे चर्चा की, पदार्थ का मात्रात्मक गुणधर्म। मात्रात्मक गुणधर्म पदार्थ की मात्रा पर आधारित होने के कारण यह गुणधर्म प्रभावित भी होता है और परिवर्तित भी होता है। यदि हम इसके उदाहरण देखें तो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि ऐसे कुछ गुणधर्म हैं जो पदार्थ की मात्रा पर आधारित हैं। यदि हम मात्रा को बदल दें तो ये सारे गुणधर्मों में आंशिक बदलाव देखने को मिलता है। अब यदि आपने किसी भी पदार्थ का मात्रात्मक परीक्षण किया या उसको आपने मापा तो आप उसे किसी संख्या में दर्शाएंगे। यदि आप किसी संख्या में मात्रात्मक गुणधर्मों को दर्शाएं तो उसके पीछे इकाई का लिखना आवश्यक है। यहाँ संख्या और इकाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप सिर्फ संख्या लिखें और इकाई ना लिखें तो भी वह मूल्य भली भांति फलीभूत नहीं होता। इसी प्रकार यदि आप इकाई लिखें और संख्या निर्देशित न करें तब भी वह किसी प्रॉपर इक्वेशन को समझा नहीं सकता। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा 6 यह संख्या के तौर पर है। यदि मैं यहाँ पर m अर्थात मीटर का सिंबल नहीं लगाता हूँ तब यह 6 किसी भी इक्वेशन को समझा सकता है। यह 6 लीटर के लिए भी दिखा सकता है, मीटर के लिए भी दिखा सकता है, सेकंड के लिए भी दिखा सकता है। यानी हम दूरी भी माप सकते हैं, लंबाई भी माप सकते हैं या और भी परिस्थितियों को हम फलीभूत कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पीछे m को लिखना आवश्यक है। इसी प्रकार 10 के पीछे आपने सेकंड लिखा अर्थात यह 10 समय को प्रदर्शित कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेकंड के स्थान पर लीटर लिख दूं तो यह 10 लीटर यानी कि आयतन को प्रदर्शित करेगा। अगर मैं यहाँ m लिख दूं तो 10 मीटर यानी वह लंबाई दूरी को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार किसी भी इक्वेशन के पीछे या किसी भी संख्या के पीछे जब आप एक निश्चित इकाई को दर्शाते हैं तो वह उसकी कीमत को पूरी तरह से समझा सकता है। इसी प्रकार यदि मैं सिर्फ लीटर लिखता हूं और अगर आगे किसी संख्या को नहीं लिखता तो यह अकेला लीटर भी इसके मूल्यों को समझा नहीं सकता है। अब यहाँ पर जब आप मात्रकों की बात करते हैं तो यह भी देखा गया कि भाई मात्रक तो कई सारे हैं, हमें किन मात्रकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मात्रकों के निर्धारण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति की खोज की गई है जो एसआई पद्धति के रूप में जानी गई है, जिसे सन 1960 में भार और माप की 11वें सर्व सम्मेलन में स्वीकृत किया गया है। इसके आधार पर मात्रकों को 7 भागों में बांटा गया है।
जिसे मैंने निम्नानुसार प्रदर्शित किया है। यह बॉक्स, यह इक्वेशन आप भौतिक विज्ञान में भी देख सकेंगे। यहाँ पर लंबाई के लिए राशि का जो प्रतीक है वो स्मॉल एल के रूप में, और एसआई मात्रक का नाम मीटर, जिसे स्मॉल एम में प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान के लिए स्मॉल एम किलोग्राम केजी के तौर पर, समय के लिए टी सेकंड एस के रूप में, विद्युत धारा के लिए आई एम्पियर ए के रूप में, उष्मागतिक तापक्रम टी केल्विन के रूप में, पदार्थ की मात्रा स्मॉल एन मोल के रूप में, और ज्योति की तीव्रता को आई बी कैंडेला सीडी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला टॉपिक है द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार यह बहुत पैरेलल चलता है और यदा कदा बोलते समय हम इन दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं, परंतु इन दोनों में कुछ अंतर है। तो वो किस प्रकार है? किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा को दर्शाता है, अर्थात द्रव्य की मात्रा के आधार पर आप उस पदार्थ का द्रव्यमान सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। परंतु जब आप किसी भी वस्तु के भार की बात करते हैं तो वह भार उस पदार्थ के स्थान पर रहे गुरुत्व बल के आधार पर प्रभावित होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान किसी भी स्थान पर स्थिर होता है, जबकि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्व में परिवर्तन के कारण भार का स्थान स्थिर नहीं हो सकता, वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब यदि हम प्रयोगशाला में बात करें तो प्रयोगशालाओं में अगर हम किसी पदार्थ के द्रव्यमान को ज्ञात करने का प्रयत्न करें तो उसके यथार्थ मापन के लिए, याद रखिए हम गुरुत्व बल के अधीन होकर इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो उसके यथार्थ मापन के लिए हम वैश्वलेशिक तुला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका चित्रण आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यहाँ द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। अब यह इकाई बहुत बड़ी है जिसको हम प्रयोगशाला में सरलता से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रयोगशालाओं में किलोग्राम के छोटे मात्रक जैसे कि ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, जिनके मध्य का संबंध मैंने यहाँ दर्शाया भी है और आप इन्हें 10वीं कक्षा में सीखे भी हैं। अच्छा, अब अगर हम अगले मुद्दे की बात करें तो वह टॉपिक है आयतन के तौर पर। अगर हम बात करें तो आयतन के मात्रक लंबाई के लिए हम लोग MQ का इस्तेमाल करते हैं। अब ये MQ कैसे बना होगा? तो आयतन का सिंपल सूत्र 10वीं कक्षा में जो आप सीख कर बैठे हैं वह है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि हम यहाँ पर इन तीनों को मीटर में लें तो मीटर गुणे मीटर होगा, दैट मीन्स M मल्टीप्लाई बाय M दैट मीन्स MQ। अब प्रयोगशालाओं में भी यह मात्रक बड़े तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए छोटी इकाइयों के तौर पर हम CM और DM का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें इन तीनों इक्वेशनों की तो यह तीनों इक्वेशन एसआई मात्रक के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य के लिए आप मीटर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लीटर का, परंतु यह लीटर एसआई मात्रकों में गणना नहीं देखा जा सकता है। अब यदि हम इसके संबंध की बात करें तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। अब मैं ml की जगह पर क्या अप्लाई करूंगा? CMQ। अगर यहां पर मैं लीटर लेता तो यहां पर मैं लिखता मीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। यानी अब मेरा समीकरण बनेगा, इस 10 सेंटीमीटर जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 1 डेसीमीटर, इस 10 सेंटीमीटर की जगह पर 1 डेसीमीटर, इस 10 सेंटीमीटर जगह पर 1 डेसीमीटर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1 DM³ अब हम प्रयोगशालाओं में जब आप जाएंगे 11वीं कक्षा में, तब आप देखेंगे कि वहां पर आपके सर विलयनों के आयतन को मापने के लिए सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट अथवा आयतन मापी फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं, जो वे सबको समझाएंगे और दिखाएंगे भी। चलिए, अगला मुद्दा है घनत्व। आप जानते हैं किसी भी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान दर्शाता है। घनत्व के एसआई मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटे आयतन का एसआई मात्रक। जैसा कि हम जानते हैं द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब है, यानी इक्वेशन बनता है kgm-3। जब आप इस पदावली को ऊपर लिखते हैं तो वह माइनस में चला जाता है। अब यह इकाई भी बड़ी है, हम इसको सरलता से यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर छोटी इकाई के तौर पर
किलोग्राम की जगह पर ग्राम और मीटर की जगह पर सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है तापमान। आप सभी जानते हो तापमान को मापने के लिए हम लोग मूलतः 3 इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो इसका इस्तेमाल तुम लोगों ने 10वीं कक्षा तक खूब किया है। हमने पानी के 0 सेंटीग्रेड और 100 सेंटीग्रेड कथनांक और गलनांक खूब चर्चा की है इसकी। यहाँ पर आप फ़ारेनहाइट के बारे में भी देख सकते हैं। फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक व्यक्त हो सकता है। यहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध दर्शाने वाला एक सूत्र लिखा है मैंने यहाँ पर। यहाँ F = 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। यदि मुझे कोई भी सेंटीग्रेड दिया जाए और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, अथवा मुझे फ़ारेनहाइट दिया जाए और उसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो, तो इस सूत्र की सहायता से मैं उसे सरलता से कर सकता हूँ। तीसरा पैमाना केल्विन है, ये भी आपने 10वीं में यूज किया है। केल्विन बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273.15, अर्थात किसी भी सेंटीग्रेड में 273.15 को जोड़ा जाए तो वह उस पदार्थ के केल्विन मापक्रम को दर्शाएगा। याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन यह तीनों तापमान की इकाइयां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अर्थात सेंटीग्रेड के आधार पर फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड के आधार पर केल्विन, केल्विन के आधार पर सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। नमस्कार।